एक्सरसाइज 13.3 का 10 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई, इफ शी गेट्स 5 or 6, she tosses a coin 3 times and notes the number of heads. If she gets 1, 2, 3 or 4, she tosses a coin once and notes whether a head or tail is obtained. तो यहाँ पे है कि अगर एक गर्ल है वो डाई फेंक रही है, अगर उसके पास 5 और 6 आया तो वो एक कॉइन फेंकेगी 3 टाइम्स, मतलब 3 बार, और उसमें जो हेड आएगा ना एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, जो 3 टाइम फेंकेगी तो उसमें कितने हेड्स आएंगे वो यहाँ पे नोट करेगी। इफ़ शी गेट्स 1, 2, 3 और 4, अगर 1, 2, 3 और 4 इनमें से कोई नंबर आया तो एक बार कॉइन फेंकेगी और हेड और टेल, उसमें हेड और टेल क्या आया उसको ऑब्टेन करेंगी। If she obtained exactly one head, what is the probability that she threw 1, 2, 3 or 4 with the die? और आगे है अगर एक हेड आया exactly one head, तो what is the probability that she threw? तो इसकी क्या probability है कि 1, 2, 3 और 4 इस पे वन हेड आया। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हमें दो कंडीशंस हैं, तो इवन ले रहा हूँ। अगर 5 और 6 आया तो यहाँ पे if she gets 5 or 6, if she gets 5 or 6, ये फर्स्ट कंडीशन ली मैंने। अब यहाँ पे E2 लिख रहा हूँ। E2 हो जाएगा हमारे पास अगर उसको 1, 2, 3, 4 इनमें से कोई नंबर आया तो if she gets 1, 2, 3 और 4, और A क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो ए है हमारे पास, यहाँ पे हमें बतानी है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1, 2, 3 और 4। तो 1, 2, 3 और 4 ये मैंने ले लिया E2। अब यहाँ पे बोला है कि एग्जैक्टली वन हेड ऑब्टेन करना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली वन हेड, तो ये हो गया ए। अब है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। तो 5 और 6 एक डाई है हमारे पास, उसमें टोटल 6 नंबर्स होते हैं, और 5 और 6 ये कितने नंबर हो गए हमारे पास, 2 नंबर हो गए ना, तो ये 2 और टोटल होते हैं डाई में 6, तो ये आ जाएगी 2/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये 4 नंबर्स है ना, 1, 2, 3, 4, तो ये 4 और टोटल डाई में होते हैं 6 नंबर, तो ये हो गया 4/6। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, ये क्या होगा, देखो ए हमारे पास एग्जैक्टली वन हेड, उसको वन हेड मिला, और ए है E1 है हमारे पास 5 और 6, तो 5 और 6 आया और उस पर वन हेड मिला। तो ऐसा कब होगा, देखो 5 और 6 आएगा डाई में, और ये जब 5 और 6 आता है तो एक कॉइन को 3 टाइम्स ये फेंकती है, तो इसकी क्या सैम्पल स्पेस होगी 3 टाइम्स फेंकने की। देखो इसकी सैम्पल स्पेस होगी या तो H आ सकता, मतलब हेड आ सकता है, या HTT या TTT, TTH, HHT, और हो जाएगा यहाँ पे THH। और क्या बचा, देखो ये तो हो गया ना, यहाँ पे बचा भी H और HTT हो गया, यहाँ पे लिख रहा हूँ HTH। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 हो गए, और यहाँ पे हो जाएगा THT। देखो अब इसको काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस ये हो गया हमारे पास 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या आएगी, A/E1, ये A है हमारे पास वन हेड, तो इसमें देखो वन हेड कब आया, इसमें तो 3 हेड है, इसमें देखो वन हेड, ये रहा वन हेड, और वन हेड आपको कहाँ दिख रहा है, एक ए है वन हेड, और कहीं पे एक ए है वन हेड, तो ये टोटल 3 टाइम्स दिखा मुझे, ये 3 हो गया, और टोटल है हमारे पास 8, तो ये 3/8। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, देखो इसमें क्या था, आपको पता करना था कि एग्जैक्टली वन हेड कहाँ पे आया, तो वन हेड यहाँ पे आया, यहाँ पे आया और यहाँ पे आया, तो ये 3 टाइम्स आया, तो मैंने 3 लिखा, और टोटल है हमारे पास 8, तो 3/8। फिर A/E2, ए हमारे पास वन हेड और E2 है हमारे पास 1, 2, 3 और 4,
तो 1 2 3 और 4 आता है जब, तो सी टॉसेज अ कॉइन, भाई एक कॉइन फेंकती है, तो इसकी सैंपल स्पेस क्या आएगी 1 कॉइन फेंकने की, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है 1 कॉइन में। ये 3 कॉइन्स थे, तो यहाँ पे तो सिर्फ 1 कॉइन है, और इसकी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ये हो जाएंगे 1 2। अब यहाँ पे A/E2 क्या आएगा, या तो देखो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, बट उसने बोला एग्जैक्टली 1 हेड, तो एग्जैक्टली 1 हेड तो एक ही बार आ रहा है ना, तो ये 1, और टोटल है हमारे पास नंबर सैंपल स्पेस ये 2, तो 1/2। अब यूजिंग बेस थ्योरम, तो इसका यूज करेंगे हम, और हमें फाइंड क्या करना है, ये हमें फाइंड करना है एग्जैक्टली 1 हेड, और वो भी किस पे 1 2 3 और 4, तो 1 2 3 4 इसमें E2 में, और ये है A, तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन A। इसके लिए फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप फर्स्ट पार्ट इसका देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2, यही मैंने दोबारा से लिखा, अब प्लस करके E1 लिख देना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये है 4/6, A अपॉन E2 ये है 1/2, ये है 4/6, ये है 1/2, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ये है 2/6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 ये है 1/2, तो ये बना 2 2 4, 2 3 6, 1/3। ऐसे यहाँ पे 1/3 आया ये, और 2 से 2 कैंसिल, और ये आया 1/6। यहाँ पे थोड़ा ठीक करना, ये 2/6 नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है, सॉरी ये तो 2/6 है, ये जो A अपॉन E1 है, A अपॉन E1 यहाँ पे था, ये मैंने 1/2 लिख दिया, यहाँ पे 3/8 था, तो ये 3/8, 2 4 जा 8, यहाँ पे 4 आया, और यहाँ पे 3 2 जा 6, तो ये बनेगा 1/8, तो ये 1/8 आया। फिर यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं 1/3, और एलसीएम लिया यहाँ पे 24, यहाँ पे बचा 8, यहाँ पे बचा 3, और ये बना 1/3, इसको ऐड करो 11/24, तो ये ऊपर आएगा, देखो इसका मैंने एलसीएम किया तो ये 1/3 आया, फिर नीचे आया 24, यहाँ पे बचा 8, और यहाँ पे बचा 3, 8 + 3, फिर मैं यहाँ इसको ऊपर लिखिए गया, तो ये 24 ऊपर, और नीचे हो जाएगा 3 × 11, तो 3 × 11, इसको कैंसिल करो 8 टाइम्स, तो आंसर आया 8/11। ये हो गया 10th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, अ मैन्युफैक्चरर हैज़ 3 machine operators A, B, C. The first operator A produce 1% defective items, whereas the other 2 operators B and C. तो कोई यहाँ पे बोला गया है कि एक मैन्युफैक्चरर है, उसके पास 3 मशीन है A, B, C। तो जो A मशीन है उसमें 1% डिफेक्टिव आइटम्स होते हैं, और बाकी की जो B और C है उसमें 5% और 7% डिफेक्टिव आइटम्स होते हैं। जो A है, A इज ऑन द जॉब फॉर 50%, जो A है वो 50% जॉब पे रहता है, जो B है वो 30% रहता है, और जो C है वो 20% रहता है जॉब पे। A defective item is produced, what is the probability that it was produced by A? तो यहाँ पे बोला गया है it was produced by A, और आइटम कैसा है, डिफेक्टिव है। तो यहाँ पे पहले तो मैं E1 ले रहा हूँ, E1 मैं यहाँ पे लूँगा कि जो यहाँ पे बोला गया है कि जो A is on the job for 50%, तो यहाँ पे टाइम कंज्यूम्ड बाय A, तो ये हो गया A के लिए। फिर ऐसे ही B के लिए और C के लिए करूँगा, तो टाइम कंज्यूम्ड बाय B, फिर C के लिए हो जाएगा E3, तो टाइम कंज्यूम्ड बाय C, फिर हो जाएगा A। तो A है हमारे पास, आ डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा A आइटम इज डिफेक्टिव। तो पहले फाइंड करेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। देखो टाइम कंज्यूम्ड बाय A, तो ये कितना टाइम ले रहे हैं 50%,
तो ये हो जाएगा 50 और परसेंट है तो 50/100। फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हो जाएगा E2 के लिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये क्या हो जाएगा, B है हमारे पास 30%, तो ये हो जाएगी 30%, मतलब 30/100। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 ये है 20%, तो 20% इसका परसेंटेज हटाया तो ये 20/100 आ गया। फिर हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। तो A हमारे पास है, यहाँ पे A के लिए बोला गया कि डिफेक्टिव आइटम है, और E1 है जो वो कंज्यूम्ड बाय A टाइम है। तो यहाँ पे A हम फाइंड करेंगे, ये है डिफेक्टिव, और E1 के लिए मतलब जो A है वो E1 है हमारे पास A, तो मशीन A के द्वारा डिफेक्टिव आइटम कौन से थे, ये था ना, A प्रोड्यूस 1% डिफेक्टिव आइटम्स, तो ये 1% हो जाएगा। 1% का मतलब 1/100, इसका परसेंटेज निकाला मैंने। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 ये क्या हो जाएगा हमारे पास, A हमारे पास डिफेक्टिव और ये टाइम कंज्यूम्ड बाय B, तो B के द्वारा डिफेक्टिव आइटम 5% थे ना, तो ये 5% मतलब 5/100। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3, तो E3 है हमारे पास टाइम कंज्यूम्ड बाय C, तो C के द्वारा टाइम डिफेक्टिव के लिए 7% था, तो ये हो जाएगा 7/100। अब हम यूज़ करेंगे वेज थ्योरम का, तो यूजिंग वेज थ्योरम तो देखो इसमें क्या होगा, हमें फाइंड करना है कि आइटम है वो डिफेक्टिव है और वो ए के द्वारा है, मतलब प्रोड्यूस्ड बाय ए। तो ए है हमारे पास E1 और ए है हमारे पास डिफेक्टिव और E1 है कि वो ए के द्वारा है, तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है E1/A। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और इनटू ये इनटू है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ से आया, तो आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, इनटू यही सेम लिख रहा हूँ मैं A/E1, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। ये E2 के लिए था, अब है E3। तो E3 के लिए यहाँ पे क्या करना होता है, नीचे टोटल करना होता है आपको। अगर E4 दिया हो तो A/E4 ये सारा आ जाएगा, 5 दिया हो 5 तक और 6 दिया हो 6 तक, तो यहाँ पे 3 के लिए कर रहा हूँ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। फिर यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, E1 है 50/100 इंटू A/E1 ये हमारे पास 1/100, ये इसकी वैल्यू 50/100 और A/E1 इसकी वैल्यू 1/100। फिर प्लस करेंगे PE2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है 30, तो 30/100, फिर इंटू A/E2 ये इसकी वैल्यू है 5/100, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 ये है 20/100 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 ये है 7/100। तो हमारे पास क्या आया देखो, ऊपर तो आया सेम 50/100, इसका मल्टीप्लाई करो तो ये 1 2 3 4 0 1 2 3 4। देखो इसको मैंने इसलिए कैंसिल नहीं किया क्योंकि नीचे एलसीएम आ जाएगा ये, तो फिर नीचे ये एलसीएम ले रहा हूँ मैं 1 2 3 4, ऊपर क्या बचेगा 50 हो जाएगा ये, प्लस 30 इंटू 5 ये हो जाएगा 150, फिर प्लस 20 इंटू 7 ये होता है 140। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ये कैंसिल, ऊपर बचा मेरे पास 50 और नीचे आया 50 प्लस ये हो जाएंगे 150 50 और 0 40 5 5 10 10 प्लस 4 14, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ये 240 हो जाए, सॉरी इसको मैं यहाँ पे 140 था तो ये 3 हो जाएगा 340, ये कैंसिल हुआ तो 5/34 ये आ गई प्रोबेबिलिटी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स। तो यहाँ पे डायमंड के लिए बोला जा रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। तो यहाँ पे हमें बोला है कि एक पैक है उसमें 52 कार्ड्स हैं और उसमें से
52 कार्ड इज लॉस्ट, एक कार्ड उसमें से खो गया है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, अब जो बचे हुए कार्ड है ना हमारे पास 52 में से एक तो माइनस हो गया, 51 बचे, तो 51 में से 2 कार्ड्स हमने बाहर निकाले, ड्रॉन किए, ये लिखा है ना। एंड फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स, और जो दोनों कार्ड हमने निकाले हैं वो डायमंड है। तो हमें फाइंड करना है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड था। तो इसके लिए मैं पहले तो इवन ले रहा हूँ, कंडीशन इवन हो जाएगी, द कार्ड, ऐसा लिखूँ, द लॉस्ट कार्ड, द लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, जो कार्ड खो गया है वो डायमंड है। फिर E2 ले रहे हैं कि जो खो गया है कार्ड वो डायमंड नहीं है। यही हो सकता है ना, या तो डायमंड हो सकता है या डायमंड नहीं हो सकता है, और कोई कार्ड हो सकता है, हमें एग्जैक्टली तो पता नहीं है ना। तो ये हो गया इवन, द कार्ड इज डायमंड, और सेकंड हो गया द लॉस्ट कार्ड इज नॉट, यहाँ पे इज नॉट अ डायमंड लिखना था, इज नॉट अ डायमंड। अब फाइंड यहाँ पे ए हमें क्या बोला गया है कि जो प्रोबेबिलिटी है हमें फाइंड करनी है कि जो कार्ड था वो डायमंड था। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो कार्ड था वो डायमंड था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड, इसका मतलब द कार्ड इज लॉस्ट, ये ले रहा हूँ मैं कि जो कार्ड है वो खो गया है। अब वो डायमंड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये तो हमें पता नहीं है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन फाइंड करता हूँ। तो द लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, तो डायमंड कितने होते हैं हमारे पास, ये होते हैं 13, और टोटल हमारे पास ये 52 कार्ड्स हैं, तो ये टोटल हो जाएंगे 52। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये क्या आएगी, या तो मैंने बताया था कि डायमंड हो सकते हैं, तो ये थे हमारे पास 13 कार्ड्स और टोटल होते हैं 52 कार्ड्स। और सेकंड है हमारे पास द लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड, तो अगर वो कार्ड डायमंड नहीं होगा तो ये तो डायमंड्स है ना, 13 डायमंड्स हैं, टोटल है 52, तो 52 में से 13 माइनस किए तो ये 39, ये हो जाएंगे, जो कार्ड डायमंड नहीं है वो हो जाएंगे 39 कार्ड्स, तो ये 39 और टोटल है हमारे पास 52 है ना ये। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन, ए है द कार्ड इज लॉस्ट और इवन है कि वो कार्ड डायमंड है। तो डायमंड के कार्ड कितने होते हैं, टोटल 13 होते हैं, और उसमें से एक कार्ड ये बोला गया है कि लॉस्ट हो गया है, मतलब खो गया है। तो कितने बचेंगे हमारे पास, 12 कार्ड बचेंगे ना। अब आगे है कि हमारे पास जो कार्ड बचे हुए हैं ये डायमंड के, ये तो 12 हैं, और टोटल कार्ड्स ये 52 थे, तो 52 में से भी तो एक कार्ड माइनस होगा ना, उसमें से तो ये खो गया है ना एक कार्ड, तो नीचे आएगा 51। अब 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, अब जो बचे हैं कार्ड्स उनमें से भी 2 कार्ड निकाले जाते हैं, तो ये 12C2, ये ऐसे लिखा जाता है कि जो 12 है और इसमें से 2 कार्ड्स निकाले गए हैं, और नीचे टोटल में से भी तो 2 कार्ड्स निकाले जाएंगे ना, मतलब हमारे पास टोटल 51 है, अब उसमें से डायमंड के हैं 12, तो ये अगर टोटल में से आप माइनस करोगे तो डायमंड में से भी तो माइनस होगा ना, या फिर आप डायमंड से माइनस करोगे तो टोटल में से माइनस हो जाएगा। फिर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2, यहाँ पे मैंने ये 12C2 अपॉन 51C2 लिख दिया। अब है हमारे पास ए अपॉन E2 फाइंड करेंगे हम, तो ए हमारे पास द कार्ड इज लॉस्ट और E2 है कि वो डायमंड का कार्ड नहीं था। तो हमारे पास डायमंड के कार्ड कितने होते हैं, 13, और उसमें से 2 कार्ड बाहर निकाले गए, तो 13C2, और टोटल है हमारे पास ये 51 बचे थे ना, तो ये 51 इसलिए बचे क्योंकि एक कार्ड 52 में से एक माइनस हो गया था, तो 51C2 हो जाएगा। फिर हम ए अपॉन इवन, ए अपॉन E2, ये तो हमने फाइंड कर लिया ना, तो अब ए अपॉन इवन, इसको हम, ये कॉम्बिनेशन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन ये है 12C2 अपॉन 51C2, तो इसका फॉर्मूला होता है NCR का, NCR, तो ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये होता है इसका फॉर्मूला। NCR ये इसी फॉर्म में है, तो n हो जाएगा 12, मतलब 12 फैक्टोरियल, और n माइनस आर 12 माइनस 2, ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, और आर फैक्टोरियल, आर है 2 फैक्टोरियल, तो इसको लिखो 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल
ये 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 10 से 10 कैंसिल, ये 2 फैक्टोरियल बचा, तो 12 इंटू 11 और ये बचा 2 फैक्टोरियल। अब इसके नीचे था 51c2, तो 51c2 को लिख सकते हैं 51 फैक्टोरियल अपॉन 51 माइनस 2, तो ये बचेगा 49 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल है हमारे पास 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 51 माइनस 2 किया था ना, तो ये आया। फिर नीचे आएगा इसी के 51 फैक्टोरियल अपॉन 51 को आप ऐसा लिख दो 51 इंटू 50 इंटू 49 फैक्टोरियल, और ये बना 49 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये इससे कैंसिल हुआ तो नीचे आया 51 इंटू 50 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, ऊपर आया 12 इंटू 11 और नीचे आया 51 इंटू 50, तो ये ऊपर हो जाएगा कैंसिल, ये बचा 6, ये बचा 25, ये इसका मल्टीप्लाई करो, उससे पहले ये 3 से कैंसिल करो, 3 2 से 6 और ये 17 टाइम्स, तो ये 2 और 17 इंटू 25, इसका आप मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 6 2, ये 6 2 नहीं आएगा, 4 2 5 आएगा, ये ऊपर 22 11 इंटू 2 और नीचे 4 2 5। ऐसे सॉल्व करेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपॉन a2, तो ये हमारे पास 13c2 अपॉन 51c2, तो ये हो जाएगा 31 फैक्टोरियल यहाँ से अपॉन 31, ये हमें फाइंड करना है n माइनस आर, तो 13 और ये r है 2, तो 13 माइनस 2 ये हो जाएगा 11 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल है 2 फैक्टोरियल, और नीचे है 51 फैक्टोरियल, 51 माइनस 2 ये यहाँ पे भी 2 है, तो ये बचेगा 49 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल है हमारे पास 2, तो ये 2 फैक्टोरियल। फिर इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 51 इंटू 50 इंटू 49 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 49 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हुआ इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और 2 फैक्टोरियल से कैंसिल, तो ऊपर बचा 13 इंटू 12 और नीचे है 51 इंटू 50। अब ये 3 की टेबल से 3 4 से 12 और ये 70 टाइम्स, फिर ये 2 से 2 2 से 4 और ये 75, तो ये आएगा 26 और नीचे हो जाएगा 4 2 5। तो हमारे पास a अपॉन E1 और a अपॉन E2 ये हमने सॉल्व कर लिए। तो अब हम यूज़ करेंगे बेस थ्योरम का, तो यूजिंग बेस थ्योरम, और हमें फाइंड क्या करना है, ये देखो यहाँ पे पढ़ते हैं, हमें फाइंड करना है फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड, कि जो कार्ड है वो लॉस्ट है इसका मतलब ए, और जो बीइंग अ डायमंड मतलब डायमंड होना चाहिए, तो डायमंड इसी में E1 में, तो हमें फाइंड करना है यहाँ पे E1 अपॉन ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए, इसका फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1, फिर प्लस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2, और नीचे आएगा ये हमें E1 अपॉन A1, ये सॉरी ये तो नीचे आएगा ना, ये ऊपर तो यही लिखा रहेगा, नीचे भी यही लिखो दोबारा से, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1, यहाँ पे है ना 2 कंडीशंस, तो यहाँ पे 2 टाइम्स आ जाएगा, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2, PE1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ये है 13 अपॉन 52, ए अपॉन E1 ये है हमारे पास, इसको सॉल्व किया था 22 अपॉन 425, और नीचे ये 13 इंटू 13 अपॉन 52 ये है 22 अपॉन 425, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये है हमारे पास 39 अपॉन 52 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 ये है हमारे पास, ये इसको भी सॉल्व किया था 26 अपॉन 425, तो ये इसका आंसर आएगा 11 अपॉन 50, ये आप सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रुथ इज 4 अपॉन 5, अ कॉइन इज टॉस्ड, ए रिपोर्ट्स दैट अ हेड अपीयर्स, ये हेड, द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली 3 देयर वाज, ये देयर है, देयर वाज हेड इज, तो यहाँ पे जो ए है वो सच बोल रहा है, उसकी हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 4 अपॉन 5,
और एक कॉइन वो टॉस किया जाता है। अगर वो सही बोलता है तो इवन हो जाएगा हमारे पास कि ए है वो सही बोलता है, तो ए स्पीक्स द ट्रुथ। फिर सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी कि वो सही बोलता है, ये तो फर्स्ट होगी। सेकंड हो जाएगी वो सही नहीं बोलता है, तो ए है जो ए टेल से लाई। अगर सही नहीं बोलता तो झूठ बोलता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये हमने E2 लिया, ए टेल सा लाई। ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारे पास द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड। तो हमें यहाँ पे हेड चाहिए ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं हेड अपीयर्स, कि हेड आता है, ये लिखते हैं यहाँ पे। तो अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ए स्पीक्स द ट्रुथ, इसकी प्रोबेबिलिटी है 4/5। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये हमारे पास ए टेल से लाई, वो झूठ बोलता है, तो इसका मतलब है झूठ बोलता है, इसका मतलब है कि वो सच नहीं बोलता है, तो ये हो जाएगा 1 - 4/5। तो इसका एलसीएम लो 5 - 4/5, ये हो जाएगा 1/5। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, ए है हमारे पास कि हेड आता है और E1 है कि वो सच बोलता है। मतलब देखो यहाँ पे है कि एक कॉइन टॉस होता है ना, तो कॉइन की सैंपल स्पेस क्या आती है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, बट यहाँ पे बोला गया है कि हेड ही हमको चाहिए। तो हेड तो कॉइन में एक बार आता है ना, अगर उसको टॉस किया तो हेड या टेल में से कोई एक ही आ सकता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1। हेड तो बनी हुआ है और टोटल या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है, तो इसकी सैंपल स्पेस आएगी 2, 1 2, तो ये हो जाएगा 1/2। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ A/A2, ए है हमारे पास हेड आता है और ये झूठ बोलता है, तो हमारे पास कॉइन तो वही रहेगा ना, या तो वो सच बोलेगा तब भी कॉइन वही रहेगा और झूठ बोलेगा तब भी कॉइन वही रहेगा, तो इसकी नंबर स्पेस, ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये हो जाएगा 2, तो ये अपॉन 2। और या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो हेड तो आ गया कि वो सच बोलता है, अब बचेगा टेल, तो ये भी होता है एक ही बार, तो ये भी 1/2। अब यूजिंग बेस थ्योरम, बस इसमें यही समझना होता है सारा, फिर तो ये तो आसान होता है करना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें फाइंड करना है द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड, तो हेड है हमारे पास ए में, और हमें फाइंड करना है ट्रुथ के लिए, सच सही बोल रहा है ना, तो ये E1 में है, तो ये हमें फाइंड करेंगे E1/A। इसके लिए फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, और नीचे यही सेम लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, फिर प्लस करके आपके पास E2 भी है ना, तो E2 के लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। तो देखो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ये हो जाएगा 4/5, A/E1 ये हो जाएगा 1/2, इसकी वैल्यू 4/5 और इसकी वैल्यू हमारे पास 1/2, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये हमारे पास 1/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 ये है 1/2, तो ये हो जाए 2 इससे कैंसिल करो 2/5, ये 2 इससे कैंसिल, तो यहाँ पे भी 2/5 और यहाँ पे बचा 1/10। फिर इसका एलसीएम कर रहा हूँ मैं, ऊपर सेम रहेगा 2/5 और नीचे आएगा 10, यहाँ पे बचा 2, 2 2 ज़ा 4, प्लस यहाँ पे बचा 1, 1 इंटू 1 होता है 1, तो ऊपर आया 2/5, ये हो जाएगा 5 और नीचे आएगा 10। फिर ये ऊपर, तो ये 2 इंटू 10 और नीचे हो जाएगा 5 इंटू 5, 5 2 ज़ा 10, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और नीचे आएगा 5, तो हमारे पास आंसर आ गया 4/5। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। ये ऑप्शन नंबर ए है। फोर्टी नंबर है हमारे पास, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट ए सबसेट ऑफ बी एंड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सा सही है। देखो यहाँ पे हमें इसका सॉल्व करते हैं, हमें गिवन है ए है सबसेट बी का, तो ए सबसेट बी
इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए सबसेट बी। देखो इसका मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल समझाता हूँ। अगर हमारे पास ए है 1 और 2 है ना, और बी है हमारे पास 1 2 3 4, ये एग्जाम्पल है, ये है, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में कॉमन है 1 2, तो ये हो जाएगा 1 2। अब 1 2 किसके इक्वल है, ए के इक्वल है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी ये हो जाएगा इक्वल टू ए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए होता है कि नहीं होता है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम फाइंड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसको लेते हैं फर्स्ट नंबर। अब देखो जैसा कि हमको पता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है, 0 और 1 के बीच में होती है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0, ये हमारे पास है पीवी, तो यहाँ पे पीवी ले रहा हूँ मैं 0, यहाँ पे पीवी आ जाएगा, और ये 0 और 1 के बीच में होती है, ये हमने पढ़ा है ना। तो मैं यहाँ पे ये वाला केस ले रहा हूँ, पीवी इज ग्रेटर देन लेस देन है इस तरफ, तो ये पीवी और ये लेस देन इज इक्वल टू 1, ये मैंने लिया है। अब यहाँ पे पीवी, इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ पीए का डिवाइड, तो इसमें मैं क्या करूँगा, पीए से डिवाइड करूँगा बोथ साइड्स। तो यहाँ पे लिख देते हैं डिवाइडिंग बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोथ साइड्स। फिर देखो ये क्या बनेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा, और यहाँ पे है 1 हमारे पास, तो ये हो जाएगा 1, और इसके नीचे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे डिवाइड किया मैंने, तो ये हमारे पास, इसको सेम लिखो अभी। अब क्या होगा, इसका मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, इसको ऊपर लेके आऊँगा, इसको भी ऊपर लेके आऊँगा, मतलब इसको उल्टा लिख सकते हैं ना, ये दोनों नीचे की जो नंबर्स हैं वो ऊपर आएंगे, और जो ऊपर है, ऊपर का है वो नीचे आएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऊपर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नीचे, ये ऊपर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऊपर, और 1 आएगा नीचे। अब ये उल्टा हुआ ना, तो ये हमारे पास था लेस देन, तो ये हो जाएगा इस तरह। फिर मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ, ये हमारे पास हो गया, इसको लिख सकते हैं पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ग्रेटर देन, ये पी ए लिख दिया मैंने। इसको ले रहा हूँ मैं सेकंड नंबर। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो पढ़ी है 13.1 में, तो इसका मैं यूज़ करूँगा इसमें। तो हमने पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी ये हमें फाइंड करना हो, तो इसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो यहाँ पे है। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के लिए। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करो, तो ए अपॉन बी हो जाएगा ये, और इनटू पी वी हो गया ना। ये आया हमारे पास थर्ड, और ये मैं सेकंड ले रहा हूँ, इसको सेकंड को यहाँ पे से काटो, और ए को क्या लिख सकते हैं, देखो ए था हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये थी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे मैं यही लिख रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इज ग्रेटर देन पी ए, इसको ले रहा हूँ अब सेकंड। तो ये वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये मैं यूज़ करूँगा सेकंड में, तो यूज इन सेकंड इक्वेशन। देखो अभी ये वैल्यू यहाँ पे, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और नीचे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये है ना नीचे, ग्रेटर देन पी ए। अब ये इससे कैंसिल, तो यहाँ पे आया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन है। देखो ये हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये आप मैच करके भी देख सकते हैं, देखो यही आया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी
इज ग्रेटर देन पी। तो ये ऑप्शन नंबर सी टिक कर लेंगे। ये हो गए हमारे एक्सरसाइज और क्वेश्चन भी।